हेलो दोस्तों, आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विज्ञान यानी कि साइंस विषय के मॉडल पेपर को हल करेंगे। दोस्तों इससे पहले हमने यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकंड सब्जेक्ट के मॉडल पेपर को हल करा दिया है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, जो विज्ञान का आपका पेपर होता है वो 25 नंबर का होता है, ठीक है, जिसमें आपसे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न और 7 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये जो आपका पेपर होता है इसमें आपको 1 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि है। आपको बताना है नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि है बाष्पन, छानना, निथारना या फिर अपकेंद्रण। दोस्तों आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि है, तो आपका आंसर हो जाएगा बाष्पन, ठीक है। बात करें दोस्तों निथारना की, तो निथारना एक ऐसी विधि है जिसमें एक मिश्रण के द्रव भाग को धीरे धीरे दूसरे पात्र में डालकर ठोस या दूसरे द्रव से अलग किया जाता है। जैसे यदि पानी में रेत मिली हो तो कुछ समय बाद रेत नीचे बैठ जाती है, तो ऊपर का पानी धीरे धीरे निकालना निथारना कहलाता है, ठीक है। और दोस्तों बात करें अपकेंद्रण की, दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि दही से मक्खन अलग करने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया है फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है चुंबकीय बल का, घर्षण बल का, गुरुत्व बल का या फिर पेशीय बल का। तो दोस्तों फल का पेड़ से गिरना जो उदाहरण है वो गुरुत्वीय बल का है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे गुरुत्व बल कहते हैं, ठीक है। बात करें दोस्तों घर्षण बल की, तो दोस्तों आपको याद रखना है जब किसी वस्तु की सतह पर किसी अन्य वस्तु को गति कराई जाती है या गति कराने का प्रयास किया जाता है तो दोनों सतह के बीच एक बल उत्पन्न होता है जिसे घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे ब्रेक लगाने पर जो वाहन होते हैं वो रुक जाते हैं, ठीक है। तो ब्रेक लगाने पर वाहन का रुकना ये आपका उदाहरण हो जाएगा घर्षण बल का। और बात करें दोस्तों पेशीय बल की, तो दोस्तों जो बल हमारी मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है उसे पेशीय बल कहते हैं, ठीक है। जैसे पहलवान का भार उठाने में लगने वाला बल या फिर बच्चे का गेंद को लात मारना, ठीक है, ये क्या होता है, इसमें मांसपेशियों द्वारा बल लगाया जाता है और इसे पेशीय बल कहते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कोण का मात्रक होता है न्यूटन, जूल, एम्पियर या फिर रेडियन। तो दोस्तों कोण का मात्रक होता है रेडियन, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है न्यूटन बल का मात्रक होता है एसआई पद्धति में। और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा डाइन, ठीक है। और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए एम्पियर किसका मात्रक होता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। बात करें दोस्तों जूल, जूल किसका मात्रक होता है, तो आपको याद रखना है कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्या होता है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। आपको याद रखना है सीजीएस पद्धति में कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो अर्घ होता है, ठीक है। और दोस्तों द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, ये तो आपको पता ही होगा। और आपको एक मात्रक और याद रखना है, पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो होता है मोल, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है नौसादर, नमक, आयोडीन, कपूर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है। तो सबसे पहले आपको बता दें ऊर्ध्वपातज पदार्थ कौन से होते हैं, तो बेठोस पदार्थ जो तरल अवस्था में आए बिना सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहलाते हैं और इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ऐसे कौन से पदार्थ हैं गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस अवस्था में आ जाएं, यानी कि दोस्तों जो तरल अवस्था में नहीं जाते हैं सीधे ही गैस अवस्था में आ जाते हैं। तो दोस्तों जो ऊर्ध्वपातज पदार्थ है वो नौसादर है, कपूर है और आयोडीन है, ठीक है। नमक आपका ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया है पेड़ पौधों में जल तथा खनिज लवणों का संवहन कौन करता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जाइलम, ठीक है। जाइलम का कार्य होता है जल तथा खनिज लवणों को जड़ों से पौधे के ऊपरी भागों में पहुंचाना, ठीक है। और बात करें फ्लोएम की, तो दोस्तों आपको याद रखना है फ्लोएम का कार्य होता है पत्तियों से बने भोजन को पौधों के सभी भागों में पहुंचाना, ठीक है। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बात करें दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला
प्रश्न पूछा गया है पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधियों के नाम लिखिए। तो आपका आंसर हो जाएगा पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधियां निम्न हैं। कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण, कायिक प्रवर्धन और विखंडन। दोस्तों बात करें कायिक प्रवर्धन की, तो जब प्रजनन पौधों के कायिक अंगों जैसे कि जड़, तना, पत्तियों से होता है तो इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, आपसे एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि पत्ती से कायिक प्रवर्धन होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अजूबा में, यानी कि ब्रायोफिल्म में। ठीक है, अजूबा में आपको याद रखना है। और दोस्तों तना से आलू में होता है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया है वृत्तीय गति व घूर्णन गति का एक एक उदाहरण लिखिए। तो आपका आंसर हो जाएगा वृत्तीय गति में वस्तु एक वृत्तीय पथ में गति करती है, यानी कि दोस्तों जो वृत्तीय गति होती है उसमें वृत्तीय पथ में गति करती है वस्तु। ठीक है, मान लीजिए ये वस्तु है तो ये ऐसे गति करेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उदाहरण दिया हुआ है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। ठीक है, बात करें घूर्णन गति की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं घूर्णन गति में वस्तु एक अक्ष के चारों ओर घूमती है। उदाहरण आप देख सकते हैं घूमते हुए लट्टू की गति, बर्तन बनाने वाले कुम्हार के चाक की गति। ठीक है, तो ये आपका एक एक उदाहरण हो जाएगा। जो वृत्तीय गति होती है उसमें क्या होता है, वस्तु एक वृत्तीय पथ में गति करती है, और जो घूर्णन गति होती है उसमें वस्तु एक अक्ष के चारों ओर घूमती है। आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है कीट भक्षी पौधों की विशेषता व नाम लिखिए। तो आपका आंसर हो जाएगा कीट भक्षी पौधे कीटों को फंसाते हैं और खा जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, यानी कि दोस्तों पोषक तत्वों की कमी होती है। तो जो पौधे होते हैं ये पौधे कीटों को फंसाते हैं और खा जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिचर प्लांट, यानी कि घटपरली, ड्रोसेरा, बीनस फ्लाईट्रैप आदि। ठीक है, ये जो पौधे हैं ये कीटों को फंसाते हैं और खा जाते हैं, इसलिए इनको कीट भक्षी पौधे कहते हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है यौगिक किसे कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा यौगिक वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनते हैं, उसे यौगिक कहते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं जल H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 में मिलकर जल यानी कि यौगिक बनता है। नंबर 5 में आपसे पूछा गया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक कण आधा चक्कर लगाता है, तो इस दशा में कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है दिया है वृत्तीय पथ की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, कण द्वारा आधे चक्कर में तय की गई दूरी πr। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आधे चक्कर में, यानी कि आपको 2 से भाग करेंगे तो 2 से भाग करेंगे तो πr हो जाएगा। ठीक है, अब पाई की वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे 3.14 गुणा आर की जो वैल्यू है वो 4 दी हुई है। ठीक है, जब आप गुणा करेंगे तो 12.56 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा कण द्वारा आधे चक्कर में तय की गई दूरी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कण द्वारा किया गया विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी है। तो दोस्तों कोई वृत्त है इसमें, और दोस्तों यहाँ आधा इसने चक्कर लगाया है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपको दूरी बतानी है। ठीक है, तो सबसे कम दूरी यही वाली हो जाएगी ना। तो दोस्तों केंद्र से ये r हो जाएगा और एक r ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी? 2r हो जाएगी। और जो r की वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पर गुणा कर देंगे 2 गुणा 4, आपका जो आंसर होगा वो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूरी होगी वो आ जाएगी 12.56 सेंटीमीटर, और दोस्तों जो विस्थापन होगा वो 8 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया है पुष्प के नर और मादा अंग का नाम लिखिए। तो आपका आंसर हो जाएगा पुष्प का नर अंग पुंकेसर कहलाता है, जो परागकोश और तंतु से मिलकर बना होता है। ठीक है, पुष्प के मादा भाग को स्त्रीकेसर कहते हैं। ये भाग अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पुष्प का जो नर अंग होता है वो पुंकेसर कहलाता है, जो परागकोश और तंतु से मिलकर बना होता है, और पुष्प के मादा भाग को स्त्रीकेसर कहते हैं। ये भाग अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र से मिलकर बना होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पे आप लघु उत्तरीय प्रश्न देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है ठोस, द्रव एवं गैस की आणविक संरचना का सचित्र
वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठीक है, ठोस अवस्था क्या होती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे पदार्थ जिनका आयतन तथा आकृतियां निश्चित होती हैं उनको ठोस पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा, तांबा, पत्थर, बर्फ आदि। ठीक है, बात करें द्रव पदार्थ की तो वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है उन पदार्थों को द्रव पदार्थ कहा जाता है। इन पदार्थों को जिस आकार के बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, इनका आयतन नहीं बदलता है, जैसे जल, तेल, दूध, पारा। ठीक है दोस्तों, इनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन इनका आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, और जो ठोस होता है इनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। बात करें गैस की तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है वे पदार्थ जिनके आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होते हैं उन पदार्थ को गैसीय अवस्था कहा जाता है, यानी कि उन्हें गैस कहा जाता है। ठीक है, ये जिन बर्तन में रखे जाते हैं उन्हीं का आयतन एवं आकृति ग्रहण कर लेते हैं, जैसे वायु, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस आदि। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आप चित्र देख सकते हैं, यदि आपके एग्जाम में सचित्र पूछा जाए तो आप चित्र बना देंगे। ठीक है, जो सॉलिड यानी कि जो ठोस होता है इसमें जो अणु होते हैं वो पास पास में होते हैं, और दोस्तों लिक्विड में जो अणु होते हैं वो थोड़े थोड़े दूर होते हैं, लेकिन गैस में जो अणु होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया है मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां प्रायः नुकीली क्यों होती हैं? इन पौधों की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां नुकीली और जड़ें लंबी होती हैं। इसकी जड़ों की यह विशेषता होती है कि वे पौधों के लिए जल संग्रहण का कार्य करती हैं। किसका कार्य करती हैं? जल संग्रहण का कार्य करती हैं। यही कारण है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जल का स्तर अत्यधिक नीचे होने के कारण ये जल की खोज में काफ़ी नीचे तक पहुँच जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां नुकीली और जड़ें लंबी होती हैं। जड़ें लंबी क्यों होती हैं? क्योंकि दोस्तों यहाँ का जो जल स्तर होता है वो बहुत नीचे होता है, तो ये जल की खोज में काफ़ी नीचे तक पहुँच जाती हैं। ठीक है, कुछ पौधों में पत्तियां कांटों में और तना पत्तियों में रूपांतरित हो जाता है। ऐसा ना भी हो तो भी पत्तियों का आकार अपेक्षाकृत छोटा हो जाता है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया है गति किसे कहते हैं? गति के कौन कौन से नियम हैं लिखिए। तो आपका आंसर हो जाएगा गति समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है। उदाहरण आप देख सकते हैं चलता हुआ आदमी, गतिमान वाहन, बहती हुई नदी आदि गति के नियम के प्रतिपादक न्यूटन है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जाए गति के नियम के प्रतिपादक कौन है तो आपका आंसर हो जाएगा गति के नियम के प्रतिपादक न्यूटन है। इन्होंने 3 नियम दिए हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गति का पहला नियम, जब कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में है या एक समान गति की अवस्था में है तो तब तक रहेगी वो जब तक इस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यानी कि दोस्तों आपको याद रखना है पहला नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है। ठीक है, बात करें दूसरे नियम की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि दोस्तों F बराबर m गुणा ए, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बात करें तीसरे नियम की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा नियम प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की तो प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है परागण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार का होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा परागण किसी पौधे के पुंकेसर से पराग कणों को उसी पौधे के पुष्प के या दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। क्या होता है? परागण किसी पौधे के पुंकेसर से पराग कणों को उसी पौधे के पुष्प या दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। पराग कणों का स्थानांतरण बहुत से माध्यमों जैसे वायु, जल, कीट तथा अन्य कारकों से होता है। परागण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वपरागण किसी पुष्प के परागकोश का उसी पुष्प के अथवा उस पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण स्वपरागण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है किसी पुष्प के परागकोश का उसी पुष्प के अथवा उस पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचना स्वपरागण कहलाता है। और दोस्तों परपरागण की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पुष्प के परागकोश से उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण परागण कहलाता है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है सजीव तथा निर्जीव में अंतर लिखिए। तो आपका आंसर हो जाएगा सजीव तथा निर्जीव में अंतर निम्न है। कौन कौन से? यहाँ पे आप देख सकते हैं सजीव में वृद्धि होती है जबकि निर्जीव में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, सजीव एक स्थान से दूसरे
दूसरे स्थान तक स्वयं गति करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं निर्जीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं गति नहीं करते हैं। बात करें तीसरे की, तो तीसरे में देख सकते हैं बताया गया है सजीव को भोजन, जल व वायु की आवश्यकता होती है, जबकि निर्जीव में भोजन, जल व वायु की आवश्यकता नहीं होती है। सजीव प्रजनन करते हैं, यानी कि नए जीवों को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य, पौधे, ठीक है। लेकिन जो निर्जीव होते हैं उनमें कोई प्रजनन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर देख सकते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया है मिश्रण कितने प्रकार का होता है, संक्षेप में लिखिए, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा जब दो या दो से अधिक पदार्थ इस प्रकार मिलाए जाते हैं कि वे रासायनिक रूप से आपस में प्रतिक्रिया नहीं करते हैं बल्कि अपने अपने गुणों को बनाए रखते हैं, तो उसे मिश्रण कहा जाता है। मिश्रण दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, सहमांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। सहमांगी मिश्रण, इसमें सभी घटक समान रूप से मिश्रित होते हैं और अलग अलग घटकों को देख पाना संभव नहीं होता है, जैसे नमक का पानी, हवा, चीनी का घोल आदि, ठीक है। ये सहमांगी मिश्रण है। बात करें विषमांगी मिश्रण की, तो इसमें घटक असमान रूप से मिलते हैं और अलग अलग घटकों को आसानी से देखा जा सकता है, जैसे रेत और पानी, तेल और पानी और सलाद आदि, ठीक है। ये कौन से मिश्रण हैं, ये विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। तो इसमें घटक कैसे होते हैं, इसमें जो घटक होते हैं उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है, जबकि जो सहमांगी मिश्रण होते हैं इनमें घटकों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि उसमें जो घटक होते हैं वो समान रूप से मिश्रित होते हैं, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, यानी कि दोस्तों आज के मॉडल पेपर के अंतिम प्रश्न की, तो यहाँ पे पूछा गया है नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय स्रोतों से आप क्या समझते हैं। ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोतों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो आपका आंसर हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन वे संसाधन जो एक बार लगातार उपयोग होने पर पुनः स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल और वन आदि, ठीक है। ये कैसे हैं, ये नवीकरणीय संसाधन हैं। बात करें अनवीकरणीय, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन वे संसाधन जो एक बार समाप्त हो जाने पर पुनः जल्दी उत्पन्न नहीं होते, अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स कहलाते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आज साइंस का मॉडल पेपर हमने हल कर लिया है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही और मॉडल पेपर देखने के लिए, और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जो यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, क्योंकि इस मॉडल पेपर से आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।